नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अलग-अलग सेक्टर के लिए क्या-क्या वो देने वाली हैं। आर्थिक सर्वे जो कल आया है, उसमें तो देश की सेहत अच्छी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया है और आर्थिक सर्वे में भी ये बात कही गई है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हमारी इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। तो ऐसे में अलग-अलग सेक्टर की उम्मीदें हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है डिफेंस सेक्टर। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में 2 साल से अधिक समय से युद्ध चल रहा है। उधर इज़राइल और फिलिस्तीन या कहें कि इज़राइल और हमास के बीच में गाज़ा पट्टी पर जो विनाशकारी माहौल है, उस पर भी पूरी दुनिया निगाहें रखती है। ऐसे में हमारे खिलाफ तो इस बार दो तरफ़ा खतरे हैं। पश्चिम का खतरा हमेशा रहा ही है और हमेशा आक्रमण भी उसी तरफ से हुआ है, हमने अपनी तरफ से इनिशिएट भी नहीं किया है। इस बार एक बड़ा खतरा है चीन की तरफ से। 20-22 दौर की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है और हमारे दोनों देशों के विदेश मंत्री भी कई अवसरों पर मिल चुके हैं। बार-बार कहा भी जाता है कि अ, टेंशन कम करेंगे, सैनिक कम करेंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे, लेकिन ढाक के वही 3 बात। कई बार लगता है कि चीन जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे में जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना ये है कि चीन की तरफ से कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अप्रिय सुनने को मिल सकता है। जिस तरह के हालात हैं, अरुणाचल को लेकर के डोकलाम में आपने देखा ही था 2017 में क्या हुआ था, पूर्वी लद्दाख की घटना हमने आपने देखी ही है और अभी भी स्टैंड ऑफ की ही पोजीशन है। दोनों तरफ जो है 60-60, 70-70 हज़ार सेना इतनी ऊंचाइयों पर खड़ी हुई है अस्त्र-शस्त्र के साथ। तो सवाल ये खड़ा होता है जब बजट पेश हो रहा है कि डिफेंस के लिए इस बार कितना? क्योंकि जब फरवरी में अंतरिम बजट आया था, चूँकि चुनाव होने थे, तो अंतरिम बजट आया था, तो वो कुल मिलाकर के जो एलोकेशन थी, वो थोड़ा उम्मीद तो बंधा रही थी, क्योंकि 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन किया था और पिछले साल के मुकाबले 3.4% की इंक्रीज़ की गई थी। अब तो फुल फ्लैश बजट आने वाला है और जिस तरह की चुनौतियाँ हैं, उसमें ज़ाहिर है डिफेंस मिनिस्ट्री का, फ़ौज का एक ये ज़रूर उम्मीद रहा होगा मोदी सरकार से और वित्त मंत्री से कि वो कम से कम जो रक्षा खरीद है, उस मोर्चे पर थोड़ा और हाथ खोल कर के बजट एलोकेट करे। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। टेरिटोरियल आर्मी के चीफ रहे हैं, मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब, युद्ध में सेवा मेडल से अलंकृत। सिवाच सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाच सर, जिस तरह की हमारे सामने इस समय चुनौतियां हैं, उसमें क्या रक्षा बजट और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है? हालाँकि जब से ये सरकार आई है, करीब-करीब 2 गुना रक्षा बजट हमारा हो चुका है और जो कुल हमारा बजट रहता है, उसका करीब-करीब 8% डिफेंस सेक्टर को जाता है। लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि साहब ये इसमें रेवेन्यू बजट भी होता है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, इसमें पेंशन का भी होता है, वेतन का और पेंशन का। तो कुल मिलाकर के इतना खुला हाथ रह नहीं जाता है खरीदारी के लिए, जिस तरह की चुनौतियाँ हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह का इस बार रक्षा बजट होगा? हाँ, बिल्कुल, ठीक बोला आपने चौधरी साहब। सच्चाई ये है कि इस जो इंटरिम बजट पेश किया था फ़रवरी में
फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उसका पूरा बजट जो डिफेंस का था 6.21 लाख करोड़ था। और अगर आप देखें 2021 के बाद जो है 5 से 7% बढ़ता जा रहा है। 4.71 करोड़ था 2020-21 को, और अभी जो 24-25 तक ये 6.21, मगर ये एक 1.9% है जीडीपी का। हमारी उम्मीदें तो हैं कि ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने चैलेंजेस बताए, जो कि हमारे नदर्न बॉर्डर में चीन के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, टेंशन है, और करीब करीब 60 से 70 जो हजार ट्रुप्स हमारे आई बॉल टू आई बॉल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश का, और इसी प्रकार से वेस्टर्न बॉर्डर में जो पाकिस्तान है वो तो मानने का नाम नहीं ले रहा, और वो उसकी जो पॉलिसी है ब्लीड विद थाउजेंड कट्स, और जो वो टेररिज्म को एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है, तो बहुत चिंता का विषय है। वो K2 भी है कि उसने अब खालिस्तान और कश्मीर दोनों डेस्क एक्टिव कर दिए हैं, नेक्रो टेररिज्म भी है। तो ऐसे में पाकिस्तान और चीन के साथ जो आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, हरदम आपको एक प्रकार से डर है कि लड़ाई कभी भी हो सकती है, और इसी प्रकार से जो आपका आतंकवाद है वो भी पैर पसार रहा है, स्पेशली साउथ और पीर पंजाब। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि हमें जो डिफेंस बजट अभी दिया है इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन करना डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी सच्चाई ये भी वजह है, आप देखें कि जो 6.21 करोड़ था इंटरिम बजट का, ये 13% था करीब करीब पूरे बजट का, और जो पैसा मिला था डिफेंस को वो एक 1.92 लाख करोड़ है। मगर ये भी सच्चाई है, उसका 27% ही जो है वो कैपिटल फंड था। अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक बजट के जैसे डिफेंस बजट, उसके दो हिस्से होते हैं, एक कैपिटल फंड है और एक रेवेन्यू फंड है। जो पे पेंशन वगैरह हैं वो रेवेन्यू फंड में आती हैं, और जो मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा बचता है वो कैपिटल फंड में। ये जितना पैसा मिला था 1.9 लाख करोड़, उसका जो हिस्सा ही एक प्रकार से कैपिटल को मिला था, जो 27%। इसका मतलब आपका करीब करीब जो ज्यादा पैसा आपका चला जाता पे पेंशन में, और काफी कम परसेंट 25% से 30% के करीब ही बचता है जो मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो काफी आपके लिए कम पड़ता है। और इसीलिए शायद जो गवर्नमेंट थी अग्निवीर स्कीम लाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले टाइम में पेंशन पे एक्सपेंडिचर कम हो और मॉडर्नाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये सच्चाई है। आज के खतरे देखते हुए और ये भी देखते हुए कि आज की वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है, जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन वार 2 साल से ज्यादा रुकने का नाम नहीं ले रहा, और किसी ने नहीं सोचा था युद्ध भी इतने इस दौर में चल सकते हैं। इसी प्रकार इजराइल हमास की लड़ाई रुकने का नाम नहीं बल्कि फैलने के चांसेस हैं, जिस प्रकार से हिजबुल्ला और होती रेबल भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। और ऐसे में चीन आपके साथ सिचुएशन देख ही रहे हो, तो उसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है कि जो डिफेंस बजट है उसमें बढ़ावा और हो तो अच्छा रहेगा। और अगर हम रियली मॉडर्नाइज करना चाहते हैं अपने डिफेंस फोर्सेस को अगले 15-20 साल में, क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं, तो कम से कम जीडीपी का 2.5% होना चाहिए। क्योंकि आप अपनी एडवर्सरी को देखें, चीन का जो बजट है डिफेंस का वो ऑलमोस्ट 4 गुना हमारे से ज्यादा है। और जो पाकिस्तान है एक छोटा देश है, अमीर आर्मी है। वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और वहां असली पावर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। तो गरीब देश है मगर अमीर आर्मी है, वहां का डिफेंस बजट कम नहीं होता है, हर साल 15 से 20% बढ़ता है। आधुनिक हथियार लेते हैं वो, अभी भी उन्होंने J-10 खरीदे हैं अमेरिका से। तो वो थ्रेट जो वेस्टर्न बॉर्डर पे भी लगी हरदम रही है, और अब ये जो काउंटर टेररिज्म है उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा चैलेंज है, और जब आप आगे बात करेंगे कि इसको कैसे पूरा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, फिर बातचीत करेंगे। चौधरी साहब। हाँ, शिवाज सर, जो हमारी फौजें हैं तीनों, आपकी थल सेना भी, वायु सेना भी, नौ सेना भी, कुछ कुछ तो हुए हैं। कुछ जो लड़ाकू विमान है उनकी भी जो स्क्वाड्रन है उसको बढ़ाया गया है,
लेकिन अभी भी जो मेरी सूचना है, करीब 10 स्क्वाड्रन हमारे पास अभी भी कम है। मतलब 41 के आसपास हमें चाहिए और वो 40 30 के आसपास ही हैं। ये संकट पैदा क्यों हुआ? क्या जो बीच की सरकारें थी, यानी 2014 से पहले की सरकारें, उन्होंने काहली दिखाई? उन्होंने उस तरह के विमान नहीं खरीदे? और केवल हम विमानों की बात क्यों करें, अलग-अलग सेनाओं के पास जो इक्विपमेंट होने चाहिए थे, जिस तरह की तैयारियाँ होनी चाहिए, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये सरकार तो लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आज सेना उस स्थिति से तो कम से कम उबर गई है, जिस स्थिति में 2014 में से पहले थी। हाँ, बिल्कुल, देखो बहुत फ़र्क पड़ा है। सच्चाई ये है कि हम मान के चलें कि 2014 से पहले हमारा माइंडसेट कुछ और था। हम ज़्यादातर हथियार बाहर से खरीदते थे। 70 से 75% हम बाहर से हथियार खरीदते थे। जब आप हथियार बाहर से खरीदते हैं, तो आपको बहुत पैसा चाहिए जो कि आपको देना है दूसरे देश को। तो ऐसे में भारत की जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी, इकॉनमी आपको इतना ज़्यादा पैसा दे नहीं सकती थी। मगर 2014 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मोदी गवर्नमेंट ने किया कि उसने कहा कि ज़्यादा हथियार भारत खुद बनाएगा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और वाक़ई ये सच्चाई है कि कौन सोच सकता था आज से 15 साल पहले कि आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता भारत। आईएनएस विक्रांत जो है वो भारत में बना और उसमें 78% के करीब जो है इंडिजिनस है। इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इसने कहा कि भारत में जो मैक्सिमम जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं और वेपन है वो भारत में बनेंगे। उसके लिए इन्होंने 2 कॉरिडोर बनाए। एक इन्होंने नॉर्थ में कॉरिडोर बनाया यूपी के अंदर और एक उन्होंने साउथ में बनाया तमिलनाडु में। और छोटी-छोटी इंडस्ट्री में साथ रखी, जैसे AK-203 है वो अमेठी में खोली। इसी प्रकार HAL, DRDO वगैरह जो साउथ में है उसके साथ-साथ स्टार्टअप्स भी किए और उसके साथ जो प्राइवेट कंपनीज भी खुली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किया भारत ने कि करीब करीब 800 आइटम जो है उसको इंपोर्ट नेगेटिव लिस्ट पे लेके आए। इसका मतलब ये 800 आइटम जो है भारत खुद बनाएगा, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगा। और उसमें वाकई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत ने अब ज्यादातर हथियार खुद बनाने लगा है। अब भारत की जो नीति है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये नहीं कि भारत खुद के लिए ही बनाएगा, भारत ये एक्सपोर्ट भी करेगा और इसके से पैसा भी कमाएगा। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा फर्क इस गवर्नमेंट ने किया है। अभी आप देखें कि इससे क्या फर्क पड़ता है। आप ये जो आइटम हैं हमने बनाए, चाहे वो तेजस मार्क 1 है पहले, अब हम देखते हैं जो तेजस मार्क 1 था, इसको पुरानी गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था कि ये नहीं पूरा हो सकता। मगर ये नई जब गवर्नमेंट आई 2014 में इसको रिवाइव किया। इसके अंदर इंजन लगाया G404 जो कि अमेरिका से लिया। और जो अब तेजस मार्क 1 अल्फा है उसके अंदर 414 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक का लगेगा जो HAL जॉइंट प्रोडक्शन भारत में करेगा। तो ये काबिले तारीफ है कि हमने अब एयरक्राफ्ट भी खुद बनाने स्टार्ट किए। टैंक्स जो है अर्जुन टैंक भारत ने खुद बनाया। हम शिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ा रहे हैं, थर्ड वो भी भारत के अंदर बन रहा है। सबमरीन भारत में बन रही हैं। तो एक के बाद एक हथियार जो है भारत खुद बना रहा है। तो ये एक बड़ा चेंज आया है। और अब ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में भारत जो अपने वेपन बना के बेच सकता है। अभी हमने जो पिछले साल 22,000 करोड़ का हथियार बेचे हैं और वो जी। आने वाले 2029-30 तक वो 50,000 करोड़ हो जाएंगे। और उसके अंदर कौन कौन से आइटम हैं देखो, बरमोज मिसाइल जो हमने बनाई है जॉइंट वेंचर के साथ रशिया के साथ, वो फिलीपीन ने खरीद ली है। उसको मलेशिया भी खरीदना चाहता है, वियतनाम भी खरीदना चाहता है। इसी प्रकार तेजस मार्क 1 है, उसको अर्जेंटीना लेना चाहता, साउथ अफ्रीका, उसकी बहुत डिमांड आ गई है। इसके बाद हमारे पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, उसकी बहुत डिमांड आई है। इसके पास आर्मेनिया जैसे कंट्री को हमने स्वाति रडार दिया। फिर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, उसकी बहुत डिमांड है। पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर है, उसकी बहुत डिमांड है। धनुष जो है हमने बॉफर्स को की एक प्रकार से कॉपी की और बहुत अच्छी गन बनाई। और ATA एडवांस टोड आर्टी गन सिस्टम जो कि 48 किलोमीटर तक फायर करती, उसकी डिमांड। कहने का प्लेथोरा ऑफ वेपन, बहुत ज्यादा हथियार ये खुद भारत ने बनाए और इनकी आज डिमांड बार बढ़ती जा रही।
तो ये काबिले तारीफ है। मुझे लगता है ये गेम चेंजर है। ये मुझे लगता है इस गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा किसी को कहे कि एक प्रकार से सक्सेस है, वो ये सक्सेस स्टोरी है कि जो देश ज्यादातर हथियार अपने खरीदता था, आज ज्यादा हथियार खुद बनाता है, और यही नहीं अपने हथियार जो है वो बाहर बेच भी सक रहा है और उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। तो ये मुझे लगता है जो चेंज आया माइंडसेट, पहले माइंडसेट से हम बना नहीं सकते, हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, वो चीज चेंज होगी। जो पब्लिक प्राइवेट का पार्टनरशिप आया है वो काबिले तारीफ है। अब एक और चीज आई है, जो हथियार हम नहीं बना सकते अपने, और क्योंकि टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोई देगा नहीं आपको, मगर हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं कि अब हम कहते हैं कि जो हथियार हम नहीं बना सकते आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें और मेक इन इंडिया होगा। वो मिसाल के तौर पे आपकी M777 अल्ट्रालाइट हाउजर गन है, वो स्टेट ऑफ आर्ट है, वो अमेरिका से ली और उसको महिंद्रा डिफेंस बना रहे हैं भारत के अंदर। इसी प्रकार हमने K9 वर्जर जो कि एक मैकेनाइज्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो साउथ कोरिया से लिया, उसको LNT बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये अब बात आ गई है कि कोई भी वेपन जो लेंगे भी बाहर से, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में बनाएंगे। तो ये मुझे लगता है बड़ा फर्क आया है सोच में भी, और शायद भारत का कद भी बढ़ा है। भारत को पहले आज से 10-12 साल पहले कोई अमेरिकन स्पेशली और यूरोपियन कंट्री कोई आधुनिक हथियार जो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले वो नहीं देते थे। आज वो कहते हैं कि हम आपके साथ जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, मेक इन इंडिया। तो ये भी बड़ा फर्क है। तो ये मैं यही कहूंगा चौधरी साहब, इस फर्क से काफी कुछ चेंज आया है। अब इंडस्ट्री जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर एक प्रकार से हलचल मची है, वो अच्छा कर रही है, R&D में पैसा खर्च करने लगे हैं। और हम क्या कर रहे हैं अभी कि क्योंकि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ कर रही है पब्लिक सेक्टर और ये स्टार्टअप है, इनको भी R&D की मदद दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप R&D पे स्पेंड नहीं करेंगे आप नए हथियार नहीं बना सकते। इसी प्रकार से जो मैक्सिमम पैसा है 1 लाख करोड़ से ज्यादा, वो हमने रखा है कि जो डोमेस्टिक है प्रोडक्शन उससे सामान खरीदेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो गवर्नमेंट की अप्रोच है, गवर्नमेंट का तरीका है, वो बिल्कुल ठीक है, मगर क्योंकि चुनौती ज्यादा है इसलिए मुझे लगता है कि डिमांड बढ़ती जाएगी। जब आप आगे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि हर उसमें किस किस को क्या हथियार चाहिए और कहाँ हम अभी हैं और कहाँ जाने चाहिए। शिवाज साहब, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो मैं जो आंकड़े देख पा रहा हूं, जैसे हथियारों की खरीद के लिए ही वित्त मंत्री ने 1,62,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे सेनाओं को। और इसमें जाहिर है हथियार है, गोला बारूद है, फाइटर प्लेन है, ये सब खरीदे जाते हैं। अभी जो वर्गीकरण भी करें तो एयर फोर्स को सबसे ज्यादा बजट 57,000 करोड़ रुपया दिया गया था। इसके बाद नेवी को करीब 52,000 करोड़ दिया गया और फिर थल सेना को करीब 37,000 करोड़ रुपया दिया गया। तो हमारी सेनाओं को इस समय किन एरिया में ज्यादा फोकस करना है खरीदारी के लिहाज से, और चुनौतियां किस तरह की हैं? देखो चुनौतियां तो आपने बहुत इशारा किया था कि जैसे रशिया यूक्रेन वार हो रहा है उससे भारत को क्या फर्क है। देखो भारत को इसलिए फर्क है कि हमारे जो हथियार ज्यादातर हमने रूस से लिए हुए, वो करीब करीब 50-60 थे पहले, और उनके स्पेयर पार्ट्स भी रूस से आते हैं, उनकी मेंटेनेंस भी रूस से होती है। क्योंकि रशिया यूक्रेन में रूस जो है वो इन्वॉल्व है। वो अभी इवन जो S-400 हमने जिसका पैसा भी दे दिया है, वो उसकी रेजिमेंट भी एयर डिफेंस सिस्टम की नहीं आई है, 5 आनी थी, 3 ही आई। कहने का मतलब कल को चीन के साथ अगर आपकी लड़ाई हो जाती है तो आपको बहुत कष्ट होगा आपके स्पेयर पार्ट्स में होंगे। इसीलिए भारत ने ये कहा है कि अम्यूनिशन तो पूरा भारत में बनेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जब लड़ाई होगी आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते फॉरेन वेंडर्स पे। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है, मगर ये हमने सिखलाई पाई है अभी। तो ये अगर आप एक से हम पहले लेते हैं एयरफोर्स को, आपने बहुत अच्छा बोला 41 से 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अगर हमने 2 फ्रंट वार हो जाता है हमारा चीन और पाकिस्तान के साथ इकट्ठा, तो हमें कम से कम 41-42 स्क्वाड्रन चाहिए। आज वो घट के 30-32
स्क्वाड्रन रह गए हैं और वो और कम होंगे क्योंकि मिग सीरीज वाले अभी जा रहे हैं, मिग 21, फिर जगूर भी ओल्ड हो रहा है, मिराज 2000 भी ने भी फेज आउट होना अगले 10 साल में, और इस प्रकार से मिग 29 ने भी फेज होना। तो एक के बाद एक ये सारे एयरक्राफ्ट जाएंगे, तो इनकी जगह हमको यही नहीं कि 42 करें, हमें 32 रखने में भी प्रॉब्लम होगी अगर हम अभी इंडक्टिंग। तो इसको इंडक्ट करने के लिए तेजस मार्क 1 जो है उसको किया जा रहा है। पहले 97 की डिमांड दी, अभी 83 और दिए जा रहे हैं, जो कि HAL बना रहा है। वो एक प्रकार से 4.5 जनरेशन का 4.5 जनरेशन का है, तो वो J10 के मुकाबले का वो जो है G404 इंजन का है। मगर जो आगे हम बढ़ाएंगे तेजस मार्क 1A, जिसको तेजस मार्क 1 अल्फा है, उसका जो इंजन होगा G414 होगा। मैं अपने व्यूअर्स को यह भी बताना चाहूंगा, इंजन कोई देता नहीं है, क्योंकि इंजन जो है 4 कंट्री प्रोड्यूस कर पा रही हैं। एक तो है जिसमें अमेरिका है, उसके अंदर रूस है, उसके अंदर यूके है, उसके अंदर फ्रांस है, और चीन भी ज्यादातर जो अपने इंजन है वो रूस से लेता है। किसी हद तक उसने भी बनाए हैं, मगर वो रिवर्स इंजीनियरिंग से करता। इसका मतलब इंजन जो है बनाना बड़ा मुश्किल है। तो भारत ने G414 इंजन जो सबसे आधुनिक है, वो भी अमेरिका से जो जनरल इलेक्ट्रिकल से लिया। तो हम तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 1 अगले 10 साल में करीब 200 से 300 एयरक्राफ्ट हमने इंडक्ट करने। तो हमें ये सच्चाई है कि ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट अगले 10-15 साल में आपके फेज आउट होंगे। जो मिग 29 है, जगोर है, मिराज 2000 है, और मिग 21 के जो रहे हुए स्क्वाड। इसलिए हमें ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगले 10 साल में आप तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1 अल्फा और आने वाले साइज में तेजस मार्क 2 का भी सोच रहे हैं। इसके साथ एम का है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर का, उसकी बात हो रही है कि क्या भारत खुद बढ़ाएगा या जॉइंट प्रोडक्शन से। उसके साथ अमेरिका से भी बात हो रही है, बाकी कंट्री भी चाहते हैं भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करें। तो ये भी हमने एमका को भी जल्दी डिसीजन लेना है और वो इंट्रोड्यूस करना है। मकसद ये है कि किसी भी हालत जो 32 स्क्वाड्रन जो अभी हैं, 30 से 32 स्क्वाड्रन, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो आपका जो अगला रोड मैप यही है, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1 अल्फा इंट्रोड्यूस। तेजस मार्क 1 अल्फा जो आएगा, जो 1A है, वो 5th जनरेशन है। ये भी अच्छा है। आज की तारीख में F-35, F-22 रैप्टर ये 5th जनरेशन है। J-20 जो चीन बोलता है, उनका भी 5th जनरेशन है। रफेल जो हमने लिया है वो 4.5 जनरेशन है। तो ये है एयर पावर का। इसको बहुत जरूरी है कि हम इसकी स्पीड से चलें और ये इंडक्ट करें तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1 अल्फा, और आने वाले समय में एमका के ऊपर जल्दी से जल्दी डिसीजन लें। देखो, कहीं ना कहीं एयरफोर्स के जो बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और जो रिटायर हैं, उन्होंने भी इशारा किया कि एमका अगर हम नहीं बना पाए तो हम बेस्ट से बेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये याद रखो, हमारा लड़ाई जब होगी चीन या पाकिस्तान से, इनकी एयर पावर भी कम नहीं है। ये क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास 86 F-16 अभी भी हैं, तो वो जो अमेरिका ने दिए हुए थे, और चीन के पास तो अपने इन्वेंट्री है ही, आपको मालूम है, एक से एक बढ़ के वेपन है, चाहे वो चलें कैसे। तो ये सच्चाई है कि एयरफोर्स को चाहिए। अब नेवी की बात है, नेवी को एट अ टाइम 3 आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक आपको इंडियन चाहिए अरेबियन सी में, एक आपको बे ऑफ बंगाल में, और एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो रिपेयर में होता है। तो 3 एट अ टाइम होने चाहिए, जिससे 2 आपके पास हरदम सर्विसेबल हो। अभी आपके पास आईएनएस विक्रांत है और आईएनएस विक्रमादित्य है, तो तीसरा अभी आपका बन रहा है, उसमें टाइम लगेगा, उसमें पैसा चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप बनाएं। तीसरा जो नेवी के लिए सबसे है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। जो चीन है वो सबमरीन, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन सबसे ज्यादा ले रहे हैं। आज सबसे बड़ी नेवी वर्ल्ड में चीन की है। वो अलग बात है, क्वालिटी में वो नेवी यूएस की ज्यादा अच्छी है। उसके बाद 13 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसके बाद 2 ही हैं, तीसरा अभी बनने वाला है। तो ये सच्चाई है कि हम न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी लें, क्योंकि 13 से 15 हरदम इनकी इंडियन ओशन होती है, और दूसरा हम 3rd करा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं। उसके बाद आपने जो इनके लिए
जो सर्विलेंस MQ-9 ड्रोन लिए हैं वो और चाहिए होंगे आने वाले टाइम में। तो नेवी के पास का भी काफी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में और न्यूक्लियर पावर सबमरीन में पैसा चाहिएगा। अब जो आर्मी की बात आती है उसके अंदर अभी हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जरावर टैंक, जो कि लद्दाख के लिए हल्का टैंक है, उसके लिए पैसा चाहिए। हमें गन लेनी है, ATAGS जो बना रहे हैं अपनी, पर पैसा तो चाहिए उसका। धनुष गन के लिए पैसा चाहिए हमें। जो बाकी आपके साधन हैं उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, जो स्पेशली आपके पास ये कहे कि असॉल्ट राइफल से लेके जो एक इन्फेंट्री सोल्जर को लड़ने के लिए उसको भी आपने मॉडर्नाइज करना है, आपने नए टाइप के रेडियो सेट चाहिए। तो इसके अंदर भी आपको फौज के लिए भी पैसा काफी चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम जो आर्मी का है वो भी आपको मॉडर्नाइज करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि आपने रोड भी बनाई है, उसके बाद आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है, ब्रिजेस भी हैं, टनल्स भी है, लॉजिस्टिक हब सेंटर हैं उसके नजदीक। तो इन ये जो हैं ये सारे डिफेंस बजट से ही ज्यादातर लगाना पड़ता है। हाँ, ये है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो है उस मिनिस्ट्री से लगता, मगर ये सच्चाई है कि बहुत कुछ काम हो रहा है। खुशी की बात यह है कि आज की तारीख में वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कि हम अपना ज्यादा हथियार भारत में बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, रिलायंस है अपने ऊपर, हमारे ऊपर मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो हम दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, ये मैं कहूंगा मोदी सरकार की अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेस है तो ये है कि इन्होंने ये कर दिखाया कि भारत अपने हथियार खुद बना सकता है, और भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है जो हमें खुद नहीं मालूम था। और ये प्रूव होगा कि जिस प्रकार से किसी टाइम में 70 से 75% हम हथियार बाहर से लेते थे, आज वो घट के 40 से 45 रह गए, आने वाले टाइम में और भी कम होंगे। यही नहीं कि आने वाले टाइम में हम हथियार बना के बाहर भी बेच पाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज ऑन कर पाएंगे। चौधरी साहब, एक दौर था जब छोटे से लेकर के बड़े हथियार खरीदे जाते थे तो रक्षा सौदों में दलाली की बातें आती थी। अब वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। जितना बजट सेनाओं को मिलता है वो पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, अच्छे से अच्छा जो बेस्ट उपकरण हमारी सेनाओं के लिए ज़रूरी है वो खरीदा जा रहा है। श्रीवास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पर सबकी निगाहें रहेगी, रक्षा बजट पर सबकी निगाहें रहेंगी कि इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, सेनाओं के लिए कितना बजट एलोकेट किया जाता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।